पश्चिम बंगाल में खेला हो गया है। हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व की आंधी में ममता बनर्जी का किला पूरी तरीके से ढह गया है। गुंडागर्दी का स्तर इस हालत तक पहुंच गया, ये भूल जाइए कि 2021 में जो आप तांडव कर लिए थे वो नहीं होगा, मैं यहां रहूंगा। तो सर अगर ईवीएम हैक करने की ही बात है तो जो दूसरे राज्य हैं तमिलनाडु और केरल की बात करें तो वहां सरकार कैसे दूसरी आ गई? अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक तो ये बात नहीं आई, क्योंकि केरल में उनकी जीत हो गई है। थलपति जो है विजय वो वहां के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। असम में भी जो है भाजपा 100 के पार पहुंच रही है। हेमंता ने केवल बोलने का काम नहीं किया है, उसने वहां कार्रवाई भी की है। ताकत की बात करें तो पुडुचेरी में भी लगभग बहुमत मिल चुका है इंडिया गठबंधन को। बीजेपी वहां सरकार बनाने जा रही है। तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक और द्रमुक के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। मतलब मुश्किल से 2.5 साल भी पार्टी को पूरा नहीं हुआ है, और 2.5 साल में थलपति विजय अपनी पार्टी का गठन करके, कैंपेन करके धीरे धीरे जो है सुनामी जो है बीजेपी की पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रही है। देखिए, बीजेपी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, वो गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी पहुंच गई है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम अब आ चुके हैं। 3 राज्यों में असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जीत दर्ज की है। वहीं तमिलनाडु और केरल में टीवीके और कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इन सभी जगहों पर अलग अलग पार्टियों ने जीत हासिल की है। वहीं भाजपा का दबदबा 3 राज्यों में देखने को मिला है। तो क्या है इस बड़ी जीत के मायने और पश्चिम बंगाल में कैसे सत्ता पलट हो गई, इन सभी मुद्दों पर बात करने भी हमारे साथ मौजूद हैं लगभग 2.5 दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय रहे डॉक्टर संजय शेखर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। सर पश्चिम बंगाल में खेला हो गया है, बात जीत की तो हो रही थी लेकिन सीधे सीधे 200 पार हो गया है। कैसे देखते हैं इस जीत को और कितनी बड़ी जीत है? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल के लोग थे और जो पश्चिम बंगाल में जाकर के जिन्होंने कवर किया था इलेक्शन को, और पश्चिम बंगाल की तासीर को जो लोग जानते हैं, वो इस बात को कह रहे थे, और स्पष्ट रूप से जो एग्जिट पोल आया था उसने भी बताया था कि वहाँ पर बीजेपी सरकार में आ रही है। लेकिन इतनी बड़ी बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी, इसका अंदाज़ा बीजेपी के रणनीतिकारों को था। वो बराबर कह रहे थे कि रिजल्ट इसी तरह का आएगा, और वहाँ पर जो ज़मीनी पत्रकारिता में जो लोग जिन लोगों ने रिपोर्टिंग की थी उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे थे। उसके 2-3 कारण हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कैसे आई? तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में आई वामपंथी जो गुंडागर्दी थी उसके खिलाफ। तब जो है ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, और ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जिस तरीके से सीपीआई और सीपीएम जो वहाँ पर पार्टी वामपंथी पार्टी थी, उससे जिस तरीके से उसकी गुंडागर्दी के खिलाफ कांग्रेस को स्टैंड लेना था, वो कांग्रेस स्टैंड नहीं लेती है। और उसी के आधार पर तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ, तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई, और कांग्रेस छोड़ करके ममता बनर्जी ने की। बाद में जो अलग अलग आंदोलन हुए और ममता बनर्जी जब सत्ता में आई, तो धीरे धीरे जितने भी वामपंथी नेता थे, जिनको लगा कि अब वामपंथ के लिए कोई जगह पश्चिम बंगाल में नहीं है, वो धीरे धीरे टीएमसी में शिफ्ट हो गए, और तृणमूल कांग्रेस में वो शिफ्ट होकर के फिर वही गुंडागर्दी जो वामपंथी पार्टी के रहते, सीपीआई एम के रहते वहाँ पर थी, वही गुंडागर्दी बाद में यहाँ शुरू हो गई। और गुंडागर्दी का स्तर इस हालत तक पहुँच गया कि आपने और मुस्लिम तुष्टीकरण का, कि आपने देखा संदेश खाली में क्या हुआ। संदेश खाली में महिलाओं, वहाँ का एक टीएमसी का नेता, मुस्लिम नेता, लंबे समय तक महिलाओं के साथ जो है दुष्कर्म करता रहा, उनकी ज़मीनें हड़पता रहा।
2021 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जलाए गए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर में घुस घुस करके मारा गया, कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। 2023 के चुनाव जो हुए लोकसभा चुनाव, उसके बाद करीब करीब 45 से ज़्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। तो ये जो गुंडागर्दी थी, और इस गुंडागर्दी के कारण पश्चिम बंगाल से तमाम उद्योग धंधे चौपट हो गए। टाटा जैसे संस्थान को ममता बनर्जी के कारण ही वहाँ से नैनो जो फैक्ट्री वहाँ लग रही थी उससे बाहर आना पड़ा। बाद में धीरे धीरे करके तमाम जो किसी ज़माने में जो है औद्योगिकरण का केंद्र हुआ करता था पश्चिम बंगाल, वहाँ से सारे उद्योग धंधे समेट लिए गए। और मुस्लिम तुष्टीकरण की स्थिति इस तरह की थी कि 2026-27 का ही आप बजट देखेंगे पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट का, तो वहाँ के मुअज्जिन के लिए, वहाँ के मोमिन के लिए वहाँ पर 5,700 करोड़ रुपए का बजट, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 1,100 करोड़ रुपए का बजट। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक मुस्लिम तुष्टीकरण था। मुस्लिम नेता जो है वहाँ पर कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हिंदू बहुल क्षेत्रों में घुस घुस करके सैकड़ों घरों को आग के हवालों किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, जिंदा जला दिया गया लोगों को। लेकिन टीएमसी सरकार ने उन मुस्लिम नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस हद तक मुस्लिम तुष्टीकरण की स्थिति थी। और चूंकि महिलाएं असुरक्षित हो गई, हिंदू असुरक्षित हो गया, और मुस्लिम तुष्टीकरण का हालत है कि जितना रोहिंग्या आ जाए उसको आप वहाँ पर वोटर बना दीजिए, ठीक है, उसका संरक्षण करिए। और हालत ये हो गई कि आपने देखा कि पश्चिम बंगाल, जहाँ का दुर्गा पूजा विश्व प्रसिद्ध है, विश्व भर के लोग दुर्गा पूजा में आते हैं, वहाँ पर दुर्गा पूजा के दौरान मुहर्रम पर गया तो ममता बनर्जी के सरकार ने दुर्गा पूजा, दुर्गा विसर्जन को स्थगित करने का आदेश दे दिया। उसकी टाइमिंग में बदलाव कर दिया क्योंकि मुहर्रम का जुलूस निकलेगा। इस हद तक मुस्लिम तुष्टीकरण था। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण में हिंदू, चूंकि जितने भी घर जले, जितने लोगों की हत्या हुई, इसमें बहुसंख्यक जो लोग थे वो हिंदू थे, और मुस्लिमों के द्वारा ये पूरा अत्याचार किया गया। तो जब बीजेपी इस बार वहाँ पर पूरी ताकत के साथ आई, अमित शाह ने कहा, गृह मंत्री ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने, कि इस बार 2021 नहीं दोहराया जाएगा। ये भूल जाइए कि 2021 में जो आप तांडव कर लिए थे वो नहीं होगा। मैं यहां रहूंगा, और अगर उस तरह की स्थिति होगी तो उल्टा टांग करके उसको जो है उसका हिसाब लिया जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने वो ताकत दी, भरपूर वहां पर केंद्रीय बल तैनात किए गए। जहां पर बदमाशियां हो रही थी, आपने देखा कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का वहाँ वीडियो वायरल हुआ था, जाकर के बोला कि अगर बदमाशी हुई तो बाद में रोना, फिर मत कहना। तो इस लेवल की ताकत वहाँ पे दी गई। तो इस लेवल की ताकत में हिंदू वोट बैंक जो है वो पूरा उसका ध्रुवीकरण हुआ। मुस्लिम, पहले क्या होता था, मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हो जाता था, मुस्लिम वोट बैंक एक साथ टीएमसी के साथ आ जाते थे और हिंदू वोट बट जाते थे। लेकिन पिछले 5 साल और उससे पहले जो गुंडागर्दी हुई टीएमसी की और मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ, उसके कारण, और तीसरा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया। केंद्र राज्य के संबंध इतने खराब हो गए कि केंद्रीय जो योजनाएं थी उसका लाभ वहां के लोगों को नहीं मिला। तो चूंकि वहां का एक बौद्धिक वर्ग भी है, पुनर्जागरण के तमाम आंदोलन पश्चिम बंगाल से शुरू हुए, तो वहाँ पर अंदर ही अंदर ये हुई कि नहीं भाई, इसको हटा करके फेंकना है। और सभी लोग आकर के अपना मताधिकार का प्रयोग किया, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि रिजल्ट टोटल जो 294
विधानसभा सीट है उसमें से 205 अकेले बीजेपी जीत रही है। तो ये बड़ी जीत है और ये जीत केवल ऐसे नहीं होती, ये है कि तमाम वोट जो है हिंदुत्व का वोट है। हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व की आंधी में ममता बनर्जी का किला पूरी तरीके से ढह गया है, पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन सर जब जब जो है बीजेपी जीतती है तब तक ईवीएम हैक करने की बात आती है। अभी भी दीदी बोल रही है ईवीएम हैक करने की बातें। तो सर अगर ईवीएम हैक करने की ही बात है तो जो दूसरे राज्य हैं तमिलनाडु और केरल की बात करें तो वहाँ सरकार कैसे दूसरी आ गई? देखिए, ये तो जो भी राजनीतिक दल पराजित होती है उसके तरफ से ये बातें आती है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक तो ये बात नहीं आई क्योंकि केरल में उनकी जीत हो गई है। हालांकि कुछ कांग्रेस के नेता के हमने ट्वीट और वो देखे कि ये बीजेपी का एजेंडा है। कई चुनाव होते हैं तो कई चुनाव आप जीत जाओ, फिर एक चुनाव जो है किसी विपक्षी दल को जिता दो ताकि उनका खेला चलता रहे। तो ये भी आरोप आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक चीज़ तय है कि अब तक जो ईवीएम को लेकर के तमाम तरह के रिसर्च और तमाम तरह की जो परीक्षण हुए हों उसमें ईवीएम फुल प्रूफ पाया गया है। और अगर ईवीएम में समस्या होती तो केरल में कैसे जीत जाती कांग्रेस पार्टी? अगर वहाँ जितना ही होता तो वहाँ तो संभावनाएं ज़्यादा सीपीआईएम की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहाँ सरकार बना रही है। और आपने देखा तमिलनाडु में तो जितने भी जो एग्जिट पोल आए थे और जितने भी विश्लेषक थे वो तो यही कह रहे थे कि वहाँ डीएमके और एआईडीएमके में जो है कड़ी टक्कर है। लेकिन वहाँ टीवीके जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। थलपति जो है विजय वो वहाँ के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कहा जा सकता और परिणाम भी ऐसा है कि सबके मुंह बंद कर देंगे। जी बिल्कुल सर। असम में भी जो है भाजपा 100 के पार पहुंच रही है, तो आपको क्या लगता है वहां ऐसा क्या हुआ? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा की जो रणनीति थी या उनकी भूमिका जो है वो निर्णायक रही? देखिए, हेमंता जो है ना वो हिंदुत्व के एक प्रवक्ता के तौर पे बीजेपी की तरफ से है और बहुत ही आक्रामक राजनीतिज्ञ है। बहुत ही आक्रामक तरीके से बीजेपी कैंप से राहुल गांधी के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, रोहिंग्या के खिलाफ जो सबसे मुखर रूप से जो चुनिंदा नेता बहुत मुखर होकर के जो बोलते हैं उसमें से एक हेमंता है। और हेमंता ने केवल बोलने का काम नहीं किया है, उसने वहाँ कार्रवाई भी की है। असम में जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हेमंता ने काफ़ी काम किया है और उसका एजेंडा भी था कि इस बार अगर सरकार में आएंगे तो पूरी सबको वहाँ से फेंकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। दूसरा डेवलपमेंट का भी विषय है। तीसरा बीजेपी का अपना वोट बैंक है। तो ये सब मिल करके वहाँ पर और कांग्रेस का अगर देखा जाए तो कांग्रेस का उस तरीके से एजेंडा लेकर के वहाँ पर नहीं आ पाई। हालांकि करप्शन के कुछ चार्जेज लगाए लेकिन वो चार्ज गलत साबित हुआ। जो हेमंता के और उनकी पत्नी के ऊपर 3-3 पासपोर्ट रखने का, विदेशों में निवेश का जो पूरा आरोप लगा, वो आरोप टाइटा फिश हो गया। तो इस सब का फायदा मुझे लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की जो रणनीति है अपने राज्य को बचा करके रखने की और दूसरा जो दूसरे दलों द्वारा शासित जो राज्य है उनको छीनने की, ये रणनीति बीजेपी की और उनकी टीम, उनका पूरा जो काम करने का तरीका, इलेक्शन मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, आपने देखा कि पूरे छत्तीसगढ़ के क्या पूरे देश के तमाम दिग्गज नेता, ठीक है, असम में
उसके बाद पश्चिम बंगाल में कैंप कर रहे थे। बड़े बड़े दिग्गजों को, मतलब 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने से वहाँ पे बैठे हुए थे, तमाम संसाधनों से लैस थे। तो बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है और उसका नतीजा इस तरह से आता है। बिल्कुल सर, ताकत की बात करें तो पुडुचेरी में भी लगभग बहुमत मिल चुका है इंडिया गठबंधन को, तो वहाँ भी जो है जीत हासिल हो रही है। तो लेकिन एक चीज़ लगती है सर, क्या वहाँ और ज़्यादा सीटों की उम्मीद थी? देखिए, बीजेपी पुडुचेरी में तो तय था, और जैसी संभावना जताई जा रही थी मोटे तौर पर उसी तरह के रिजल्ट पुडुचेरी में आई है। बीजेपी वहाँ सरकार बनाने जा रही है। 18 प्लस सीट जो है बीजेपी जो पहले थी उससे 2 सीट ज़्यादा है, और कांग्रेस की सीट जो गठबंधन है उसकी घटी है। तो बीजेपी का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुआ है। पहले टोटल सीटें 16 थी गठबंधन की, अभी जो आप देख रहे हैं आंकड़े उसमें 18 है। तो बीजेपी ने वहाँ बेहतर किया है जी। बिल्कुल सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई कि तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक और द्रमुक के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन वहाँ टीवीके ने बाजी मार ली है। तो सर इसे कैसे देखते हैं, एक नई पार्टी जो भी अभी आई है और उसने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली? देखिए, आप पूरे साउथ की पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे तो साउथ की पॉलिटिक्स में जो फिल्मी हस्ती है उसका बहुत ज़्यादा क्रेज है। उत्तर में फिल्मी हस्तियों का उत्तर भारत की राजनीति में उस तरह से क्रेज नहीं है। बहुत सारे लोग आए, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आए, फेल हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना, सब अपने अपने ज़माने के सुपरस्टार, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, सनी देओल, लंबी लिस्ट है, राज बब्बर, ठीक है, और भी तमाम नाम, आप बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आए, लेकिन ये यहाँ कुछ बड़ा नहीं कर पाए। लेकिन आप दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में लोग आए और उन्होंने इतना बड़ा बड़ा कर लिया कि आप देखें जो बड़े नाम साउथ की राजनीति के, चाहे आप करुणानिधि का नाम ले लीजिए, चाहे आप एन.टी. रामाराव का नाम ले लीजिए, चाहे एम.जी.आर. का नाम ले लीजिए, चाहे जयललिता का नाम ले लीजिए, ये सब तो फिल्म के थे, फिल्म से आए और मुख्यमंत्री बने। और वही सिलसिला आगे भी जो एम.जी.आर. से शुरू हुआ था, करुणानिधि, जयललिता और एन.टी. रामाराव, वही सिलसिला अभी थलपति विजय उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये वहाँ की परंपरा है। वहाँ कोई एक सुपर, हालांकि ऐसा नहीं है रजनीकांत वहाँ फेल हो गए हैं, कमल हसन ने भी पार्टी अपनी बनाई थी, तो रजनीकांत और कमल हसन उस तरह से नहीं कर पाए। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो बड़े सुपरस्टार दक्षिण के जो राजनीति में आए हैं उन्होंने बड़ा काम किया है वहाँ पे, और वो राजनीति में अपना बड़ा मुकाम तय किया है, मुख्यमंत्री बने हैं। तो उसी की एक अगली कड़ी जो है वो थलपति विजय की है। लेकिन जोसेफ विजय चंद्रशेखर उर्फ थलपति, इनका मैं देखूंगा कि जितनी तेजी के साथ सत्ता तक पहुंचे हैं और सत्ता के शीर्ष तक, मुख्यमंत्री तक, इतनी तेजी के साथ कोई नहीं पहुंचा। देखिए, इनकी टीवी के जो है ये पार्टी का गठन ही 2 फरवरी 2024 को हुआ है। मतलब मुश्किल से 2.5 साल भी पार्टी को पूरा नहीं हुआ है, और 2.5 साल में थलपति विजय अपनी पार्टी का गठन करके, कैंपेन करके और इतनी बड़ी जीत दर्ज करके 234 की विधानसभा में 108 सीट अकेले के दम पर उन्होंने जीता है। और पिछले 60 साल से जो 2 पार्टियां वहां पर जिनकी सरकारें चला करती थी वो खत्म हो गई है, एक तरीके से उनका राज खत्म हो गया है। डीएमके और एआईडीएमके, इन्हीं के बीच में पिछले 60 साल से सत्ता का स्थानांतरण होता रहा है। पहले डीएमके,
फिर एआईडीएमके, फिर डीएमके, फिर एआईडीएमके, पिछले 60 साल से यही चल रहा था। लेकिन उस सिलसिले को थलपति विजय ने रोक दिया है और ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए। जितनी तेज गति से केवल जो है ये 2.25 साल के अंदर अपनी पार्टी को बनाना और पार्टी को बना करके इतनी बड़ी जीत हासिल कर लेना और इस जीत के साथ साथ मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच जाना, एक बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है कि थलपति विजय की है। बिल्कुल सर, अगर बात केरल की करें तो केरल में यूडीएफ ने पूर्ण बहुमत लगभग पा लिया है, तो क्या खास यहाँ केरल में यूडीएफ ने किया है और एलडीएफ ने कहाँ चूक कर दी सर? देखिए केरल की राजनीति, देखिए केरल की बात जब हुई है तो वामपंथी सरकार देश में एक ही जगह बच गई थी, केरल में। पहले पश्चिम बंगाल का गढ़ तो ढह ही चुका था। अब केरल के साथ हम कह सकते हैं कि देश से वामपंथ की विदाई हो रही है। सत्ता के अगर परिप्रेक्ष्य में हम कहें तो वामपंथ का बहुत दबदबा था, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार गई, बाकी जगह से उनका खात्मा हुआ और अब केरल से भी उनका खात्मा एक तरीके से हो रहा है। देखिए लंबे समय से वहाँ पर वामपंथी सरकार थी, लेकिन उस वामपंथी सरकार में जो विकास के आयाम, लोगों की जन आकांक्षाएं अब बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही है और उससे और वामपंथ से मोहभंग भी हो रहा है। नक्सलवाद का खात्मा देश से हो रहा है, हो गया। तो वामपंथ से मोहभंग की प्रक्रिया में वहाँ जो गैप था, बीजेपी अभी उस लेवल पे, बीजेपी का वहाँ पर जनाधार निचले स्तर तक नहीं पहुँचा, संगठन निचले स्तर तक उस तरह से नहीं पहुँच पाई थी, तो गैप कांग्रेस को मिला और वहाँ पर जो वामपंथ विरोध, सीपीआई के विरोध जो वोट बैंक था वो कांग्रेस और दूसरा कांग्रेस के साथ जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो उसका वोट बैंक, चूंकि गठबंधन दोनों का था, तो उस वजह से वो वोट एक जगह ध्रुवीकरण हुआ और दोनों मिलकर के कांग्रेस को 63 वोट सीट मिले हैं और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 22 सीटें मिली है। तो ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन वहाँ पर वामपंथ के विरोध जो वोट था, वो विकल्प, चूंकि बीजेपी वहाँ विकल्प में थी नहीं, कोई दूसरा विकल्प उस तरह से था नहीं, तो कांग्रेस की तरफ वो तो टोटल वोट बैंक शिफ्ट हुआ है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर कि धीरे धीरे जो है सुनामी जो है बीजेपी की पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रही है, सभी राज्यों में धीरे धीरे बीजेपी की सरकार बन रही है, तो क्या कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना था वो साकार होता आपको दिखता है? देखिए बीजेपी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, और जिस तरीके से आज बंगाल विजय के साथ बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। अगर एनडीए की सरकार की बात की जाए तो 22 राज्यों में एनडीए की सरकार हो गई है, तो ये बड़ी उपलब्धि है। जो गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जो बीजेपी ने नारा दिया था, वो गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी पहुंच गई है। कुछ राज्य हैं दक्षिण के जहां पर बीजेपी को अभी अपनी मजबूत पैठ जमानी है, जिसमें कर्नाटका है और कुछ एक और राज्य हैं, जैसे अब केरल हो गया एक चुनौती। तो लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय बीजेपी को लगेगा नहीं, अगर बीजेपी इसी गति से आगे चलती गई और कांग्रेस यदि अपने आप को संभाल नहीं पाई, विपक्ष अगर एकजुट नहीं रहा। पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल में देखिए क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में एक तरफ हिंदुत्व वोट कंसोलिडेटेड हुआ, एक जगह ध्रुवीकरण हुआ और विपक्ष का वोट बटा। टोटल जो वोट ऑफ परसेंटेज आप देखेंगे तो बीजेपी को करीब 46% वोट मिला है
तृणमूल कांग्रेस को 41% वोट मिला है, 4% वोट CPIM को मिला है और 3% वोट कांग्रेस ने काटा है। अगर तृणमूल कांग्रेस, CPI और कांग्रेस का गठबंधन होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए ये रिजल्ट मुश्किल होता। तो विपक्ष का वोट जो बढ़ता है, विपक्ष को एक होना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी और NDA से मुकाबला करना है। तो NDA अपने बिखराव को रोक लेती है, पार्टी के अंदर की जो समस्या है उसको रोक लेती है, पूरे संसाधन झोंक देती है, पूरी रणनीति लगा देती है, तब चुनाव जीतती है। दूसरी तरफ विपक्ष को देखेंगे तो विपक्ष में पार्टी के अंदर बिखराव रहेगा, पार्टी के अंदर टूट रहेगी। इसके साथ ही जो है विपक्ष के तमाम वोट एक दूसरे के खिलाफ केंद्र में साथ रहने की बात करते हैं, राज्य में एक दूसरे को गाली देंगे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो वोट बट जाता है और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। तो जो कांग्रेस मुक्त भारत है, अगर इसी तरह की स्थिति रहेगी तो कांग्रेस मुक्त भारत आने वाले कुछ समय में हो जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, यदि कांग्रेस और विपक्ष अपने आप को ठीक न करे तो। बिल्कुल सर। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर संजय शेखर जी, राजनीतिक विश्लेषक जो हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने सारी बातें रखी और 5 राज्यों के चुनाव के बारे में उन्होंने अच्छे से बता दिया। ऐसे ही अलग अलग मुद्दों पर चर्चा सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और X पर हम मौजूद हैं, वहाँ भी हमें फॉलो करें। नमस्कार।